दोस्तों नमस्कार। आज केजरीवाल साहब इस समय सीबीआई के दफ्तर में होंगे। उनसे कुछ सवाल जवाब चल रहे होंगे। जिस कारण आज उनको सीबीआई जाना पड़ा वो मनहूस दिन शायद 4 सितंबर 2020 का डिसीजन था, जिस कारण आज ये दिन आए। मैंने उन रिपोर्ट्स को पढ़ा और कुछ सवाल मेरे भी हैं आम आदमी की तरफ से, आम आदमी पार्टी नहीं, जनता की तरफ से, एक सिटीजन की तरफ से। इसीलिए वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने देखा होगा केजरीवाल साहब बहुत सारे सर्टिफिकेट, एविडेंस, लोगों को बहुत सारी उपमाएं देते रहते हैं कि कौन करप्ट है, कौन नहीं है, दुनिया भर के कागज डिस्प्ले करते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहला सवाल केजरीवाल साहब से सिर्फ मेरा इतना है कि सितंबर 4, 2020 को जो आपने ऑफिस ऑर्डर निकाला था और जिसके तहत आपने 3 लोगों की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के मेंबर थे, जो चेयरमैन थे वो थे श्री रवि धवन, उस समय के कमिश्नर एक्साइज, श्री संजीव कुमार जी एडिशनल कमिश्नर एक्साइज उसके मेंबर थे, और मिस्टर आनंद तिवारी कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस ये भी उसके मेंबर थे। 3 अधिकारियों की इस कमेटी को ये कहा गया था कि आप दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में रिफॉर्म्स के सुझाव दीजिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 13, 2020 को सरकार को सौंप दी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जिस समय हिंदुस्तान में हम लोग कोविड से लड़ रहे थे, केजरीवाल साहब की जो प्राथमिकता थी वो शराब नीति थी, और दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल्स तैयार नहीं थे और हजारों लोग दुखी हुए। उस स्थिति, उस महामारी को मैनेज करने की जगह इनकी प्रायोरिटी लीकर पॉलिसी थी। ये बात समझने की है कि ऐसा क्यों किया गया। क्या कोविड के समय ही शराब नीति पे कार्रवाई होनी थी? क्या कोविड और शराब नीति का कोई लेन देन है? या कोविड की जगह चुनावी फंडिंग को लेके आने वाले चुनाव के लिए कुछ तैयारी करनी थी? ये मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूं कि कारण क्या था। जब 13 अक्टूबर को यह रिपोर्ट आई, अक्सर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक कमेंट से या किसी और इंडिविजुअल से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, उनको अंदर की खामियां पता होती हैं। लेकिन शायद ये रिपोर्ट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं थी, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि इस रिपोर्ट को हम पब्लिक कमेंट के लिए रखेंगे। सही बात है, डेमोक्रेसी है, जनता को ओपिनियन लेना चाहिए और ये एक मर्यादा है संवैधानिक संस्थाओं की, कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों जब इस रिपोर्ट को कमेंट के लिए पब्लिक में रखा गया तो 14,671 कमेंट्स ओब्लिक फीडबैक आए पब्लिक से। मेरे 30 साल के अनुभव से मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, भारत सरकार का जब नोटिफिकेशन निकलता है और नोटिफिकेशन जिन लोगों के खिलाफ होता है, वो लोग भी उस नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं और आखिरी समय आके फिर वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप इस नोटिफिकेशन की डेट को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि हमने ये नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है, हम इसको अपना नहीं सकते। हिंदुस्तान में 14,671 कमेंट और फीडबैक अगर किसी नोटिफिकेशन या किसी पॉलिसी पे आते हैं, ये अपने आप में सरप्राइजिंग है। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे कमेंट और फीडबैक या तो प्लांटेड थे या फिक्टिशियस थे। मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको एक चीज और बता सकता हूं, जहां इतने ज्यादा तो कमेंट नहीं, लेकिन काफी मात्रा में कमेंट आए थे। कमेंट आए थे जब जेपीसी बनी थी पेस्टिसाइड्स इन कोलाज को लेके। हकीकत क्या थी? एक साइक्लोस्टाइल फोटोकॉपी कागज पे दुकानदारों के नाम, उनके एड्रेस साइन करा के लगातार सरकार को भेजे जा रहे थे और सारों का कंटेंट सेम था। इसका मतलब जो कंपनियां अफेक्टेड थीं
उन्होंने एक टेक्स्ट बनवाया 1 पेज का हिंदी इंग्लिश में, और जैसा प्रदेश था, हिंदी भाषित प्रदेश था, तो वहां हिंदी के डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, जो इंग्लिश का था इंग्लिश में, और हर दुकानदार खोमचे वाले को ये कहा गया जो कोक पेप्सी बेचते थे कि आप इसमें अपना नाम लिखिए, साइन करिए और प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को ये चिट्ठियां भेजिए या हमारे अधिकारियों को दे दीजिए, हम आपसे कलेक्ट करके भारत सरकार को पहुंचा देंगे। और उसमें सिर्फ यही लिखा था कि अगर कोक पेप्सी बंद हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा। मतलब अगर कोक पेप्सी नहीं चला इस देश में तो सबके परिवार सड़क पे आ जाएंगे, यही मजनून था उन पत्रों का। तो ये प्लांटेड फीडबैक होते हैं, और अगर कोई इससे इनकार करता है तो पुराने डॉक्यूमेंट जेपीसी कमेटी से आप पूछ लीजिए कि कितने फीडबैक आए थे, और उनका अगर आर्काइव्स में वो कागज पड़े होंगे तो आपको वो जाके पढ़ना चाहिए, जिसको भी एतराज हो, जिसको भी ऑब्जेक्शन हो। अब आते हैं वापस इसी मुद्दे पे। जब 14,671 कमेंट एक्साइज पॉलिसी को लेकर आए होंगे, सर दोस्तों, इस देश में हम वीडियो बनाते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं। मेरे वीडियो पिछले 3 हफ्ते के अंदर करीब 45 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं। करीब 6 लाख लोग मेरे बहुत सारे चैनल्स को काफी देर तक देख चुके हैं, और सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ एक क्लिक दबाना होता है। लोग वो नहीं करते। क्या आपको लगता है कि 14,000 लोगों ने बैठ के चिट्ठियां लिखी होंगी और फीडबैक दिए होंगे? ये नंबर देखते ही लगता है कि ये कोई प्लांटेड था। तो पहला, मुझे लगता है सीबीआई इस बात की भी तहकीकात करेगी कि ये जो फीडबैक आए ये कैसे आए, ये कौन लोग थे, क्या ये अलग अलग ईमेल से आए या कोई खास ईमेल से आए, प्लांटेड थे। ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, क्योंकि फैब्रिकेटेड पब्लिक ओपिनियन बना के और पॉलिसी को मिसलीड करना या देश को या समाज को मिसलीड करना, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है। और पब्लिक फीडबैक का शेल्टर लिया गया मैनिपुलेशन का। और जब ये फीडबैक आया तो उसमें ये कहा गया फरवरी 5, 2021 को कि हमने सारे फीडबैक जो लिए थे वो कैबिनेट के सामने रखे थे। और फिर कैबिनेट ने क्या किया कि जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी और जो ये फीडबैक थे, ये दोनों को एसेस करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया 5 फरवरी 2021 को। जब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया तो अब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए अब आपने एक लीगल जस्टिफिकेशन बना दिया कि हम पब्लिक कमेंट का ध्यान रख के, जो केजरीवाल साहब की हमेशा नीति रही है कि हम पब्लिक कमेंट्स के हिसाब से सरकार चलाते हैं, ये आम आदमी की सरकार है तो आम आदमी का फीडबैक जरूरी है, तो ये आम आदमी का फैब्रिकेटेड फीडबैक लिया गया। और मनीष सिसोदिया साहब को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उसके जो बाकी मेंबर थे वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और अगर नाम मैं लूं तो इसमें नाम थे सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत साहब के। तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कमेटी के मेंबर थे। ये तो पुलिस और सीबीआई की कस्टडी में है। मुझे लगता है कैलाश गहलोत साहब को भी बुला के पूछना चाहिए, क्योंकि वो एक प्राइम विटनेस है इस केस में। अभी तक उनका नाम नहीं आया है, तो कैलाश गहलोत साहब को भी बुला के पूछना पड़ेगा कि कमेटी में क्या क्या आपके फीडबैक थे और कैसे उस पर कार्रवाई हुई। जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट दी तो सवाल अब यह था कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर यह कहा गया कि कैबिनेट ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट को एडॉप्ट किया है एंड अप्रूव्ड एडिशनल क्लैरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन इन द रिपोर्ट। इसका मतलब जो बदलाव इनको एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट में करने थे, अपने साथियों को खुश करने के लिए वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से पब्लिक फीडबैक का शेल्टर लेके किए गए। ये हकीकत है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसके बाद पर्पस क्या था? अब मॉडिफिकेशन तो करना था। अब मॉडिफिकेशन करना था और लीकर्स को सेल बढ़ानी थी ताकि रेवेन्यू बढ़े। रेवेन्यू बढ़े तो मतलब कमीशन बढ़े, और कमीशन बढ़े तो शायद पॉलिटिकल चंदा बढ़े।
तो इस रिपोर्ट में एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंगली ऐड की गई ताकि दिल्ली सरकार को हर मोहल्ले, दुकान, हॉस्पिटल, स्कूल के आसपास दारू के ठेके खोलने का मौका मिल जाए। मैं वो लाइन पढ़ता हूं और आप ताजुब करेंगे कि समाज का भला चाहने वाले लोगों का सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। To ensure equitable access of liquor supply to all the wards / area of Delhi so that there is no unserved and underserved locality, eliminating the problem of spurious or non-duty paid liquor। आप समझ रहे हैं? दिल्ली के किसी भी नागरिक को शराब खरीदने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए जहां चाहोगे वहां दारू का ठेका खोल देंगे। ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। एक तरफ तो इस देश का संविधान कहता है हमें नशा मुक्ति की तरफ जाना है, और ये लोग बोलते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इज्जत करते हैं। उन्हीं के संविधान में लिखा हुआ है कि हमें नशा मुक्ति की तरफ जाना है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमें दारू के ठेके इसलिए खोलने हैं ताकि हर आदमी को आसानी से दारू मिल जाए। ये है इनका संवैधानिक सोच। दूसरा सवाल, ये नियत तो आपकी हेल्थ पॉलिसी में भी नहीं है, ये स्टेटमेंट तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी में भी नहीं है, ये स्टेटमेंट तो आपका जो दिल्ली की हाइजीनिक कंडीशन है, कचरा उठाने वाली जो पॉलिसी है, उसमें भी नहीं है कि किसी भी आदमी को दवाई टाइम पे और सस्ती मिल जाए। इतना तो आपने जन औषधि दुकानें नहीं खोली जितने आपने दारू के ठेके खोल दिए। इतने तो आपने और किसी डिपार्टमेंट के फैसिलिटेशन सेंटर नहीं खोले जितना आपने दारू के ठेके खोल दिए। शायद दिल्ली की जनता की जरूरत दारू है, शराब है, ना एजुकेशन है, ना दवाई है। तो जैसे कहा जाता है ना कि आपको दवा दारू का इंतजाम सरकार करेगी, तो दवा तो भूल गए, दारू पे आके अटक गए। क्यों? क्योंकि दवा पे शायद कमीशन नहीं था। क्योंकि जब आप जन औषधि दुकानें खोलेंगे तो वो भारत सरकार और भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा निर्धारित दाम पे मिलती हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करेंगे। वो तो इतना ही पहले दाम कम है कि उसमें क्या कोई आपको कमीशन देगा और क्या बाकी करेगा। क्योंकि वैसे ही उन दवाइयों पे सवाल उठाए जाते हैं कि दवाइयों के रेट इतने कम है कि पता नहीं वो प्योर भी है या नहीं। उनकी क्वालिटी पे क्वेश्चन जनता उठाती रहती है, वो अलग मुद्दा है, उसकी कभी हम चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस समय भारत सरकार की जो पॉलिसीज थी उसमें दारू प्रमोशन का कॉन्सेप्ट कौन से संविधान की किस परिभाषा में है मुझे नहीं पता। ओरिजिनल रिपोर्ट में यह कहा गया था कि राज्य सरकार को होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास रखना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट में जो करप्शन का आधार बना, इसीलिए साउथ ग्रुप की जब बात हुई उसमें एक लाइन थी, The license shall be granted to private business entities which have distribution experience in liquor trade in any state of India, वो नॉर्थ हो या साउथ हो, for at least 5 years। अब आपको समझ में आया कि साउथ लॉबी कहां से निकल के आई। ये पॉलिसी फैसिलिटेशन था। दोस्तों, मेरा केजरीवाल साहब से एक ही सवाल है। आपने दुनिया भर के कागज जनता को दिखाए, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट आप दिखाते हैं, सीबीआई के कागज दिखाते हैं, आपके खिलाफ क्या क्या हो रहा है ये सब दिखाते हैं। मेरा एक ही निवेदन है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी रिपोर्ट आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, और जो आपकी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी पूरी रिपोर्ट वो पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। और मैं देश की जनता और पत्रकारों से और बुद्धिजीवियों से कहूंगा कि दोनों रिपोर्ट डाउनलोड करके एक बार पढ़े तो सही। मैंने कुछ पढ़ाई करी है इन रिपोर्ट्स की, मैं इसीलिए आपके सामने डेट और फैक्ट्स बोल रहा हूं। इसीलिए इस चैनल पे आपको कभी भी फिक्शन और ओपिनियन नहीं मिलेगी विदाउट फैक्ट्स। मैं पहले आपके साथ तथ्य डिस्कस करूंगा, फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसके पॉसिबल इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें,
और अपने कमेंट दें। उम्मीद है कि केजरीवाल साहब जब सीबीआई ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब वो दे चुके होंगे। मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, क्या केजरीवाल साहब अपने हाथों से ये दोनों रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे? क्या इतनी क्षमता और इतनी मॉरलिटी है कि सर ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी और ये हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट थी और ये जनता के फीडबैक थे और ये ईमेल एड्रेसेस थे? बस ये 3 छोटे छोटे डॉक्यूमेंट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं लाके दिखा दीजिए, क्योंकि जब आप दिखाएंगे तभी शायद जनता को समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। शायद सीबीआई के पास ये सारे कागज हैं, इसीलिए उनके सवाल बनते हैं। जनता को भी सवाल पूछने का हक है। क्या जनता सवाल पूछेगी? देखना ही है। दोस्तों, उम्मीद है आज के तथ्य आपके सामने मैंने जो रखे आपको पसंद आए होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये चैनल देखते हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। हमें पता लगेगा कि किस तरह का फीडबैक आप चाहते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।